वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस सेशन में हमने जो प्रैक्टिस सेट किए थे 5th से लेकर 10th तक, उनका हम रिवीजन करने वाले हैं। एक तरह से आपका टेस्ट हो जाएगा जिसमें आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि हम क्या होता है क्वेश्चंस पढ़ते हैं लेकिन कुछ समय बाद भूल जाते हैं। तो इस तरह से वो आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाएंगे। और जैसे ही आप सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तो हम सीटेट साइंस की तैयारी फिर से अच्छे से शुरू करेंगे। और अगर रीड के लिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो रीड के प्रैक्टिस सेट जो है वो हम कराएंगे, क्योंकि हमने थ्योरी तो कंप्लीट कर रखी है रीड की। तो उसके प्रैक्टिस जो सीरीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी रीड वाले बच्चों के लिए, तो वो अलग से रहेगी। और सीटेट की तैयारी भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और अगर यूपी टेट का नोटिफिकेशन आता है तो यूपी टेट की साइंस की भी तैयारी जो है वो आपकी शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा 101 क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन कर लिए थे। वहाँ पर हमने 1 से लेके 5 तक के जो प्रैक्टिस सेट थे उनमें 100 क्वेश्चन जो थे उनका रिवीजन हमने कर लिया था। और आज हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन का अपना रिवीजन कर रहे हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन समटाइम बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। गतिमान पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भी शून्य हो सकता है, ये हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका शून्य हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम जिस पॉइंट से चलते हैं अगर हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं तो ये शॉर्टेस्ट दूरी होगी और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 102 क्वेश्चन है जो कि आपका एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है। इसको हमने पहले बहुत अच्छे से किया है। When a car driver traveling at a speed of 10 meter per second applies brake and bring the car to rest in 20 second, then the retardation will be। एक कार चालक है, उसकी जो गति है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये हम मानेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी। और यात्रा की वो कर रहा है और ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाता है मतलब कार जो है 20 सेकंड लेती है आराम अवस्था आने में। मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग जो है वो बाद में ज़ीरो हो जाता है। तो उस 20 सेकंड में उसमें कितना रिटार्डेशन हुआ, कितनी मंदता हुई। एसिलरेशन जब होता है जब फोर्स भी उसी दिशा में है और गाड़ी भी उसी दिशा में बढ़ रही है, तब एक्सेलरेशन होगा। लेकिन रिटार्डेशन कब होगा कि गाड़ी आपकी आगे जा रही है लेकिन जो आपने ब्रेक लगाया वो उसमें विपरीत दिशा में लगाया, तब वहाँ पर रिटार्डेशन हो जाता है। सिंपली नेगेटिव का साइन आ जाता है और फॉर्मूला वही रहता है जो आपका एक्सेलरेशन का होता है, त्वरण का होता है। वो क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितने समय में हुआ, है ना। तो 20 सेकेंड है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी कितनी है, ज़ीरो। बाद में ज़ीरो हो गया तो अंतिम वेग तो आपका ज़ीरो हो जाएगा। और आरंभिक जो स्टार्टिंग में स्पीड थी, जो प्रारंभिक वेग था वो आपका 10 था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा निकल के -10/20। मतलब आपका यहाँ पर हो जाएगा -0.5। आप सोचेंगे आंसर क्या -0.5 होगा? नहीं, रिटार्डेशन में एक अलग से बाहर माइनस का साइन आएगा और जो हमारा निकल के आया वो था 0.5 माइनस में, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारे यहाँ पर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, +0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना रिटार्डेशन हुआ उसका 20 सेकेंड में। हर सेकेंड में कितना रिटार्डेशन हुआ? 0.5 का रिटार्डेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, ये भी आपका न्यूमेरिक क्वेश्चन है। अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जो कार है वो किस गति से जा रही है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा में। सारी बात मीटर में होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये जो स्पीड है इसको कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट हम करेंगे इसको मीटर पर सेकेंड में। और उसके लिए हम क्या करते हैं, 5/80 से इसकी 18 से हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और 18 के टेबल में ये 5 जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कार की स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है। ब्रेक्स आर अप्लाई सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक लगाए गए और वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, त्वरण जो उत्पन्न हुआ वो था -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि जब तक वो विराम अवस्था में आई कार, तो उस समय विराम अवस्था आने से पहले कार कितना चली। हाउ फार द कार विल गो बिफोर इट बॉट टू द रेस्ट। विराम अवस्था में आने से पहले कार कितना चली ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको आंसर बता रही हूँ, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 625 मीटर। प्रैक्टिस सेट 5th प्रैक्टिस सेट नहीं, 6th प्रैक्टिस सेट में हमने इसको अच्छे से समझा है। यहाँ पर जो मोशन की थर्ड इक्वेशन है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे, v² = u² + 2as। यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है, वो तो ज़ीरो हो गई। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 25 है, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 हो जाएगा। और यहाँ पर ये
एस क्या है, ये डिस्टेंस ही है, वो हमें निकालना है। एसिलेरेशन हमें पता है -0.5, 2 से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 एस हो जाएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो एस की वैल्यू जो है वो 625 मीटर निकल कर आ जाएगी। सिंपल, जो मोशन की 3 इक्वेशन है उसमें थर्ड इक्वेशन यूज़ करके हम जो एस है, डिस्टेंस है, वो यहाँ पर हम बता देंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, कैंसर इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। कैंसर जो है शरीर के किसी भी हिस्से में ऊतकों की जो अनियंत्रित वृद्धि है उसके कारण होने वाली बीमारी है। तो यह रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत आता है, ये कैसा रोग है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये गैर संक्रामक रोग है, ना कि ये संक्रामक है और ना ही ये जन्मजात है। तो सिंपल सा आ जाएगा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, ये कह रहा है जो ट्यूबरक्लोसिस है वो एक ऐसी डिजीज है जो स्प्रेड होती है, जो फैलती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इसका जो डायग्नोस है हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एक्सर्टेड फ्रॉम अ बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विच ऑल्सो कॉज द डिजीज़। ये डिजीज़ भी कॉज करता है और इसी को हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर का जो प्रोटीन होता है वो हेल्प करता है इसको डायग्नोस करने में। तो हमें उस प्रोटीन का नाम ही बताना है जो बैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरियम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में होता है, वो कौन सा प्रोटीन है उसका नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबरक्यूलिन। ये जो है यही प्रोटीन होता है जिससे हम इसको डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, ट्यूबरक्यूलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन द पेशेंट इज एडवाइज टू टेक ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। द मेन कंपोनेंट ऑफ ORS, तो ORS में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जो मुख्य घटक हो जाएंगे ORS में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सुक्रोज और वाटर। आई थिंक सेम ऐसा ही ऑप्शन नंबर डी में भी लिखा है, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए और डी। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, आप याद रखेंगे ग्लूकोज, सुक्रोज और वाटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए और डी दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कन्वर्टेड टू ओजोन। यहाँ पर आंसर करेंगे आप चैट बॉक्स में। क्या होगा यदि पर्यावरण में जो मौजूद सभी ऑक्सीजन है वो अगर ओजोन में बदल जाए तो क्या हो जाएगा? बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट बिकम पॉइजनस एंड किल ऑल लिविंग फॉर्म। यह जहरीला हो जाएगा और सभी जो जीवित हैं उनको मार देगा जब सारी ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 और यहाँ पर आंसर बताना है आपको। If the carbon dioxide content in the atmosphere is increased, then which one of the following would not get affected? यदि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा प्रभावित नहीं होगा, ये हमें बताना है। गर्मी बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा? आपका फोटोसिंथेसिस इन प्लांट वो पक्का प्रभावित होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी वहाँ पर बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो प्रभावित नहीं होगा वो होगा एग्जिस्टेंस ऑफ डेजर्ट प्लांट, क्योंकि वो गर्मी में ही रहते हैं। तो रेगिस्तानी पौधों का जो अस्तित्व है वो यहाँ पर प्रभावित नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप सॉइल इज बेस्ट फॉर वेजिटेशन। ऊपर की मिट्टी वनस्पति के लिए सबसे अच्छी होती है। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं टॉप सॉइल में, जो मुख्य घटक होते हैं टॉप लेयर में, वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल ह्यूमस और मिट्टी के कण जो हैं वो हमें ऊपरी परत में देखने को मिलते हैं। ह्यूमस क्या होता है? जितना भी कचरा वगैरह होता है वो ह्यूमस की तरह काम करता है और पौधों को उसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, व्हेन अ कॉपर प्लेट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग। जब हम कॉपर की प्लेट को लंबे समय तक नम वायु में खुली रखते हैं तो उस पर हल्की हरी परत जम जाती है। ये पदार्थ कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी या फोर्थ, ये मिक्सचर होता है आपका कॉपर कार्बोनेट का CuCO3 का और कॉपर हाइड्रोक्साइड का CuOH2। तो याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की ग्रीन कोटिंग जो है कॉपर पर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ एनर्जी possessed by a simple pendulum when it is at mean position। एक साधारण पेंडुलम के पास कौन सी ऊर्जा होती है जब वह मीन पोजीशन पर होता है? तो ये मैंने आपको अच्छे से पहले समझाया था। तो उस समय वहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h। एक बॉडी
बॉडी है, एक शरीर है, ऊंचाई h से गिर रहा है आफ्टर इट हैज़ फॉलन टू द हाइट ऑफ h/2। जब ये आधा आ जाता है हाइट पर, h/2 हाइट पर आ जाता है, तो बताना है इस समय क्या होगा। देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे हाफ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हाफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और लेस पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जब हम कोई वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो बढ़ती जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी जो सबसे ज़्यादा ऊपर थी वो घटती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, इसका आंसर देंगे आप। वर्क डन ऑन अ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द। किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। सिंपल सा अगर आपको कार्य का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और कभी कभी जब हम एंगल की बात करते हैं तो वहाँ पर एफ डी कॉस थीटा भी हो जाता है। तो ये आपका फोर्स अप्लाइड पर जो बल लगता है उस पर निर्भर करता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, और ये एंगल पर भी डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, विस्थापन और बल के बीच के कोण पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वस्तु का प्रारंभिक वेग है उस पर ये निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम टू विच द मशरूम बिलोंग। मशरूम को बताना है कि ये कौन से किंगडम में आती है और इसका अच्छा वर्णन क्या होता है। तो देखिए, आपको सिंपल सा एक से ही पता चल जाएगा, सैप्रोफाइट। जो मशरूम है वो सैप्रोफाइट है। सैप्रोफाइट वो होते हैं जो डेड एंड डिकेड प्लांट्स और एनिमल को खाते हैं। तो सैप्रोफाइट की कैटेगरी में आता है मशरूम, और ये आपका फंगाई होता है। तो ये यूक्रियोटिक है, याद रखेंगे, ये मल्टी सेलुलर होता है, यूक्रियोटिक है। यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है मशरूम के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, अमंग द फ्लोइंग चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक एल्गी होता है, एक शैवाल होता है। तो हमें इसके बारे में, इसकी विशेषता बतानी है क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसमें फिलामेंटस प्रेजेंट ऑफ, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो होते हैं वो इसमें होते हैं साइटोप्लाज्मिक, और यहाँ पर पैरोनाइट जो होता है वो भी यहाँ पर उपस्थित होता है। या आप चाहें तो नेट पर देख सकते हैं, तो इसके फीचर वहाँ पर पूरे अच्छे से मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैचिंग है और आपको बताना है कि कौन सी मैचिंग, कौन सा बैक्टीरिया किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, जैसे लैक्टोबैसिलस बैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दही जमाने के लिए होता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया होता है। राइजोबियम किस में योगदान देता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। और जो वायरस होता है, एड्स जो होता है वो वायरस से होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फर्स्ट का डी, सेकंड का यहाँ पर सी हो जाएगा, थर्ड का यहाँ पर ए, और फोर्थ का डी हो जाएगा। इस तरह के मैचिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं सीटेट वगैरह में भी और अदर एग्जाम में भी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पैरामीशियम हैज़ टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑल अराउंड। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसमें यहाँ पर इस तरह से इसके जो हेयर्स हैं वो इसमें निकले हुए होते हैं। तो हमें बताना है ये इसके मूवमेंट में भी मदद करती हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं, और साथ में जो फूड है वो इसकी ओरल कैविटी में आ जाए वहाँ पर उसको ले जाने में भी मदद करते हैं। तो ये जो यहाँ पर हमें टाइनी लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं। कैन यू चूज द करेक्ट नेम फॉर द लोकोमोटरी ऑर्गेनल। यहाँ पर हमें इसका नाम बताना है, तो ये होता है आपका सीलिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा, इसे हम सीलिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको स्पेशल अलग से या आई बटन पे लिंक आ रहा होगा अभी आपके लिए, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और यहाँ से आप प्लांट किंगडम को अच्छे से समझ जाएंगे। एंजियोस्पर्म जो होता है वो प्लांट किंगडम में डिवाइड होता है। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, वो वाले पौधे यहाँ पर आ जाते हैं जो प्रॉपर्ली, जिनकी जो सीड है वो प्रॉपर्ली कवर्ड होती है, और उनमें जो फ्रूट है वो होगा, और उनके अंदर जो सीड है वो उनकी प्रॉपर्ली कवर्ड होगी। वो एंजियोस्पर्म होते हैं, आवृत बीजी होते हैं। तो आवृत बीजी एंजियोस्पर्म का हमें यहाँ पर फीचर बताना है। जैसे आम है, आम जो है वो एंजियोस्पर्म है, प्रॉपर जो है सीड जो है वो प्रॉपर फ्रूट के अंदर कवर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सीड्स आर कवर्ड विथ कोट एंड आर इन फ्रूट्स। बीज कोट से ढके होते हैं और फलों के अंदर होते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो हो गए वो, उसमें जो बीज हैं वो आपको बाहर दिखाई देंगे, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह हो गए, तो वो आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। लेकिन ये क्या है, आवृत बीजी हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, विच अडेप्टेशन ऑफ द फ्रॉग डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द फिश। मेंढक का कौन सा अनुकूलन इसे मछली से अलग करता है। एबिलिटी टू लिव इन वाटर आल्सो, यही यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि जो फ्रॉग होता है वो लैंड के साथ साथ वाटर में भी रह सकता है, और यही जो है फ्रॉग और जो फिश है उसको अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, पानी में भी रहने की जो इसकी क्षमता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड। जो आपका यौगिक है उसका यहाँ पर कौन वर्णन नहीं कर रहा है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। बिल्कुल कंपाउंड जैसे H2O पानी जो है वो एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं, ये बात सही है। इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल पानी के अंदर जो सारे आपके मॉलिक्यूल होंगे वो H2O के ही होंगे, तो ये प्योर सब्सटेंस होता है। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मीन। जी हाँ, पानी को आप ऐसे फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते, ये बात भी सही है। इट इज़ मिक्सड इन एनी प्रपोर्शन बाय मास। ये गलत है, ये फिक्स प्रपोर्शन में मिक्स होते हैं, तो यही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रास गेट डिसकलर्ड इन द एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इन एयर। हवा में निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण जो है पीतल जो है हवा में फीका पड़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ये ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा के अनुसार हमें बताना है कौन से यहाँ पर शुद्ध पदार्थ हैं। आइस, मरकरी, आयरन सारे के सारे प्योर सब्सटेंस हैं, क्योंकि इनमें एक ही प्रकार के जो है एटम होंगे या एलिमेंट होंगे या इनमें मॉलिक्यूल होंगे। एक ही प्रकार के जो एटम मॉलिक्यूल हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वन कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास 9th में हम पढ़ते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये जो मेथड है ये आपका होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाती है और सोडियम क्लोराइड उसमें रह जाता है, जिसकी वजह से हम सेपरेट कर पाते हैं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज अ नेचुरली अकरिंग कैलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। जो क्लोरोफिल है एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला कैलेट कंपाउंड है, इसके सेंट्रल मेटल इसमें क्या होता है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद रखना है, सेंट्रल मेटल जो होता है वो इसमें मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक एक्सेट्रा इस केमिकली। जो क्वार्ट्ज घड़ियाँ हैं उनमें आमतौर पर प्रयोग होता है क्वार्ट्ज का। तो ये जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर नहीं, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तो होता है SiO2, तो यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। विभिन्न प्रकार की जो वेल्डिंग होती हैं आपने देखी होंगी, है ना, मार्केट में जाते हैं जहाँ लोहे की बहुत सारी शॉप होती हैं, तो वहाँ वेल्डिंग हो रही होती है। तो उसमें जब वो लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो कौन सी गैस उसमें होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज। जो समुद्र का पानी है उसकी औसत लवणता हमें बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3.5 जो है वो उसकी सैलिनिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज कॉजिंग एजेंट, हम इनको क्या बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, पैथोजन, और ये एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में भी और एक दो एग्जाम में भी ये पूछा गया है, तो याद रखेंगे बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स को हम पैथोजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड। ये जो कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट हैं ये एक साथ क्या कहलाते हैं, ये आपके एलोट्रॉप्स होते हैं। यहाँ पर इनमें क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी तो सेम होती है लेकिन ये क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, तो ये एलोट्रॉप्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज इफेक्टेड बाय द डिजीज नोन एज कालाजार। तो जो कालाजार नामक रोग होता है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे लीवर या यकृत को प्रभावित करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। डिटेल में मैंने इसके बारे में आपको जब हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे 5th से लेकर 10th तक, वहाँ पर हमने समझा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। देखिए यहाँ पर मैं समझा नहीं रही हूँ, डायरेक्ट आपका रिवीजन करा रही हूँ। इनको डिटेल में हमने प्रैक्टिस सेट में जो हमने पर्टिकुलर 20-20 करके क्वेश्चन करे थे वहाँ पर हमने इनको समझा था। विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंग्रेडिएंट ऑफ गन मेटल। तो गन मेटल के हमें यहाँ पर अवयव बताने हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक भी होता है लिटिल अमाउंट में। यहाँ पर जिंक नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कॉपर और टिन। ज़्यादा अमाउंट में कॉपर होगा, फिर टिन होगा और फिर आपका जिंक होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द आर्टरी इन द रिस्ट वेयर वी कैन यूजली फील द पल्स। कलाई में जो धमनी का नाम है वो हमें बताना है, जिसे हम क्या करते हैं, नाड़ी को महसूस करने के लिए करते हैं आमतौर पर। तो वो जो धमनी होती है वो कौन सी होती है, वो आपकी होती है रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आर्टरी वो होती हैं जिनमें डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, हु इज़ द प्रेजेंट जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी साइंस में आ जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। टेड्रोस से आप याद रखेंगे, टेड्रोस एडनॉम, यही यहाँ पर क्या है, हमारे जो हैं जनरल डायरेक्टर हैं, किसके, डायरेक्टर जनरल हैं आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, टेड्रोस एडानोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, जीका वायरस वाज नेम्ड आफ्टर द जीका फॉरेस्ट ऑफ विच कंट्री। जो जीका वायरस होता है इसका नाम किस देश के जीका वन के नाम पर रखा गया है। तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पर युगांडा। काफ़ी पहले आपने इसके बारे में, जब हम बुक्स में पढ़ते हैं छोटे लेवल पर, वहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले नहीं सकते, तो सॉइल के माध्यम से लेते हैं, मिट्टी के माध्यम से लेते हैं, तो उसके लिए उनको नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वहाँ पर होता है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ पर होंगे ये बताना है, और कौन सा नहीं है वो हमें अलग करना है। एनाबेना बिल्कुल होता है, एनाबीना जो होता है वो उसमें यूज़ होता है, नोस्टॉक जो होता है वो भी होता है, एजोटोबैक्टर जो होता है वो भी होता है। तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा सूडोमोनास। ये यहाँ पर बिल्कुल भी नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पर ये नहीं है। बाकी आप याद रखेंगे एनाबीना, नोस्टॉक और आपका जो एजोटोबैक्टस है, ये सारे एजोटोबैक्टर जो है ये सारे के सारे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार मैंने इसको समझाया भी है। एक एनिमल है, वो अपने स्टमक को बाहर निकालता है टू ईट द सॉफ्ट मटेरियल ऑफ दूज एनिमल विच आर कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उनके सॉफ्ट मटेरियल को खाने के लिए अपने स्टमक को बाहर निकालता है कौन से एनिमल, जिनकी हार्ड शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। जब ये आफ्टर ओपनिंग द शेल and eating the soft material, the stomach goes back into the body of the animal and to slowly digest the food. The name of this animal is, ये अपने स्टमक को बाहर निकालता है, फिर जब इसको सॉफ्ट मटेरियल मिल जाता है तो अपना स्टमक अंदर ले जाता है और स्लोली डाइजेशन जो है वो फूड का शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमें इस एनिमल का नाम बताना है, ये है आपकी स्टारफिश। तो ऑप्शन नंबर डी या 4 यहाँ पर सही होगा, तारा मछली, स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन क्रोमोजोम विद द हाइएस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ जीन इन दैम आर रेस्पेक्टली। सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र हमें बताने हैं। तो सिंपल सा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोजोम 1। ये जो होता है क्रोमोजोम 1, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, और जो क्रोमोजोम यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो क्रोमोजोम 1 है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं, और जो क्रोमोजोम वाई होता है उसमें लोएस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ C2 कंजर्वेशन। देखिए C2 कंजर्वेशन वो होते हैं जहाँ पर जितने भी प्लांट्स हो सकते हैं, उनमें चाहे एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में। मतलब जैसे जंगलों में नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल घरों में उनको कंजर्व करके रखा जाता है, वो C2 कंजर्वेशन है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे के सारे स्वस्थानी संरक्षण होते हैं, C2 कंजर्वेशन होते हैं। लेकिन जो जियोलॉजिकल पार्क है वो C2 कंजर्वेशन नहीं होता, इन situ कंजर्वेशन नहीं होता। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राणी उद्यान। इसको हम खुद बनाते हैं, तो ये ex-situ है, इन situ ये यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन टू द सीड बैंक, ऑर्चार्ड, टिश्यू कल्चर एंड क्रिप्टो प्रिजर्वेशन। देखिए ये सब सारे क्या हैं, ये ex-situ के मेथड हैं। इनमें क्या होता है, हम बीजों को संरक्षित कर रहे हैं, अलग से उनके लिए हम क्या बना रहे हैं, जगह बना रहे हैं, तो वो ex-situ होते हैं जब हम अलग से जगह बनाते हैं। लेकिन इन situ क्या है, वहाँ पर नेचुरल हैबिटेट वो पहले से ही और वहाँ पर ही हमने उनको कंजर्व कर रखा है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे ex-situ कंजर्वेशन के मेथड हैं, सभी ex-situ के मेथड हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, है ना। कौन सा लंग्स कहलाते हैं, एक बार यहाँ पर आग भी लग गई थी, काफ़ी ये न्यूज़ में भी था, तो वो आपके अमेजॉन फॉरेस्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पर हैं, ये कौन सी कंट्री में है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन कॉज डीएनए डैमेज एंड म्यूटेशन इन ह्यूमन। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में डीएनए क्षति और उत्परिवर्तन का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट बी। तीन तरह की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ए बी सी। सी तो पहुँच ही नहीं पाती क्योंकि ओजोन जो है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो अल्ट्रावायलेट ए होती हैं ये क्या होती हैं, ये बहुत ही डीपली हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट करती हैं। जितने भी रिंकल्स वगैरह फेस पे हो जाते हैं वो अल्ट्रावायलेट ए की वजह से होते हैं, लेकिन जो हमारा स्किन बर्न नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अल्ट्रावायलेट बी की वजह से होती हैं और यही हमारे जो स्किन में डीएनए है उनको डैमेज करता है। तो अल्ट्रावायलेट बी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद, सबको पता होगा, कंट्रोल ऑफ एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जो ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्सर्जन है उनको नियंत्रित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में हुआ था और ये 1 जनवरी 1989 में पूरी तरह से लागू हो गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पार्टिकल दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ आर ऑफ डायमीटर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मानव स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले कणों का व्यास कितना होता है। तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 2.50 माइक्रोमीटर वहाँ पर उनका व्यास होता है, डायमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया था। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1986। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है, आपके लाइक से सिर्फ एक पॉजिटिविटी मिल जाती है टीचर को। तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आइसोटोप इज़ मोस्ट डेंजरस टू ह्यूमन बींग। आइसोटोप क्या है ये मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से समझा भी रखा है, तो हमें बताना है कौन सा आइसोटोप है जो ज़्यादा डेंजरस है ह्यूमन बींग के लिए, मनुष्य के लिए। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रोंटियम 90 जो है ये आइसोटोप काफ़ी हार्मफुल होता है ह्यूमन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ड्यू टू। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो किसकी वजह से होता है। यहाँ पर CO2 की जो मात्रा है, इसका जो संचय है वो एक्यूमुलेशन जो है CO2 का वो बढ़ जाता है और डिप्लीशन ऑफ O3, यहाँ पर जो O2 है उसका ह्रास होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन की जो परत है वो वहाँ पर टूट जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का डिप्लीशन होगा और CO2 जो है उसका एक्यूमुलेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उस समय जो पृथ्वी का औसत तापमान होगा वो होगा -18 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद सीवेज इज इंडिकेटेड बाय। सीवेज के साथ जो पानी का संदूषण है वो किसके द्वारा इंगित होता है, वो एंटमीबा के द्वारा इंगित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। कौन सी विश्व की सर्वाधिक समस्याग्रस्त जलीय खरपतवार है, ये हमें बताना है। ये साउथ अमेरिका में होती है, इसका नाम है आइकोमिया क्रेसाइप्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आइकोमिया क्रेसाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन द सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग। सीवेज के पानी में बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए जो पानी है वो कितना दूषित है, उसमें बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कितने ज़्यादा हैं, वो हम किसके थ्रू मेज़र करते हैं, वो हम करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके थ्रू ही हम बताते हैं कि पानी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कितना है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 ग्रीन मफलर स्कीम हेल्प टू रिड्यूस। ये जो ग्रीन मफलर योजना होती है किसको कम करने में मददगारी होती है। इसमें हम पेड़ पौधे लगा देते हैं सड़कों के किनारे जिससे जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। तो ग्रीन मफलर का संबंध नॉइज़ पॉल्यूशन है और साथ में एयर पॉल्यूशन तो कम हो गए, तो ये दोनों को कम करने में मददगार होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो नर्वसनेस, घबराहट और जो इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, वो जब नॉइज़ पॉल्यूशन होता है तो हमारे अंदर ये होता है कि हमें नर्वसनेस और इरिटेबिलिटी जो है वो हमें होती है। किस वजह से होती है, सिमुलेशन ऑफ द सीक्रेशन ऑफ एडेनिलिन हार्मोन। यहाँ पर क्या होता है, एडेनिलिन हार्मोन होता है, ये M लिखा है, एडेनिलिन हो जाएगा। ये हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है वहाँ से सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें नर्वसनेस और इरिटेशन होती है। तो याद रखेंगे एडेनिलिन हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेंगे, M की जगह N आएगा, एडेनिलिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर
टू नॉइज़ एट 95 डेसिबल कैन प्रोड्यूस 95 डेसिबल पर लंबे समय तक शोर के अगर आप संपर्क में आते हैं तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आपको नर्वस टेंशन हो जाएगी, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तंत्रिका तनाव को नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा और रक्तचाप भी आपका बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमोबाइल निकास में सबसे खतरनाक जो है धातु प्रदूषक है, ये यहाँ पर होता है लेड। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूसेंस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी इन नेचुरल वाटर इज जनरली ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ, प्राकृतिक का जो जल होता है उसमें जलीय पौधे और खिलने वाले जो शैवाल की उपलब्ध वृद्धि होती है आमतौर पर डैश की उच्च सांद्रता के कारण होती है। आपने देखा होगा जो ग्रीन एल्गी है वो पौधों में पानी के अंदर आ जाती है, तो वो किस वजह से होती है, किसकी वजह से, हाई कंसंट्रेशन किसका होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होता है आपका फॉस्फोरस का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल स्मोक और क्लाउड एट फिल्म एंड ड्रामा स्टेज, फिल्म और नाटक का जो मंच होता है उस पर जो कृत्रिम धुआं होता है या जो बादल है वो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपको याद रखना है, लिक्विड नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, निम्न में से कौन सा रोग जल के दूषित होने से नहीं होता है, ये हमें बताना है। देखिए, जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफाइड ये सब पानी से संबंधित है, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है ये जब ब्लड हमारा किसी का दूषित ब्लड हमारे अंदर आ जाता है ना, तो उससे हेपेटाइटिस बी होता है। तो हेपेटाइटिस बी का संबंध कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड दैट अ पर्सन कैन विद स्टैंड विदाउट डिसकम्फर्ट इज अबाउट, एक ध्वनि की प्रबलता जिसको कोई व्यक्ति बिना किसी परेशानी के झेल सकता है वो लगभग 80 से 85 डेसिबल की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ DDT, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 160, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज हुआ था, लाखों लोग, हज़ारों में लोग यहाँ पर जो थे वो मर गए थे। इट टुक प्लेस इन द नाइट ऑफ December 2 या 3 1984 को हम इसको बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉल आउट एनगल्फ्ड भोपाल, बिल्कुल नहीं, ये कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सी ही यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, निम्नलिखित में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय और अनाकार है। देखिए, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉमन साल्ट, इन सब का क्या होता है, एक आकार है, निश्चित शेप है, लेकिन जो ग्लास है वो यहाँ पर नहीं होगा। ये नॉन क्रिस्टलाइन है, इसकी कोई निश्चित आकार, एमोर्फस ये यहाँ पर प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउडनेस ऑफ अ नोट ऑफ साउंड इज, देखिए ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था प्रैक्टिस सीरीज में, मैंने ध्यान से देखा नहीं। ये तो पता है कि जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, तो मैंने आंसर बता दिया था ऑप्शन नंबर ए, लेकिन आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये तो देखा ही नहीं कि स्क्वायर, जी हाँ, जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। अगर एम्पलीट्यूड दुगना कर दिया जाए तो जो लाउडनेस है वो 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। लाउडनेस ऑफ अ नोट ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, तरंग के आयाम के वर्ग के समान अनुपाती होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ए यहाँ पर सही नहीं है, तो वो आपको रिकरेक्ट करना है। द पोर्स इन द ब्रेड इज ड्यू टू द गैस बबल ऑफ, ब्रेड में जो छिद्र होते हैं वो गैस के बुलबुले, कौन सी गैस के बुलबुले के कारण होते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अ चेन ऑफ स्मॉल केमिकल यूनिट टू कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, इसको हम पॉलीमर बोलते हैं। एक बड़ी एकल इकाई बनाने के लिए जो संयुक्त छोटी रासायनिक इकाइयाँ होती हैं उनकी एक श्रृंखला को हम पॉलीमर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पॉलीथीन और PVC है ये किसका उदाहरण है। कमेंट बॉक्स में आपको PVC की फुल फॉर्म बतानी है, इंपॉर्टेंट है। एक तरह के प्लास्टिक है, तो बताइए पॉलीथीन
पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो किसका उदाहरण है? ये आपका थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये वो प्लास्टिक है जो आसानी से जब हीटअप करते हैं वो पिघल जाती है, शेप चेंज हो जाती है, फिर से सॉलिड हो जाएगी, फिर से हीटअप करेंगे, फिर से जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो वो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं। जबकि थर्मोसेटिक प्लास्टिक में आपके बेकेलाइट और मेलामाइन आ जाएंगे जो आसानी से नहीं पिघलते, जो हमारे स्विचेस, कैबिनेट उन सब में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड। धातु का वह गुण जिसके कारण वह तार में लंबे तारों में खींचा जा सकता है, जैसे जो सोना होता है उसको हम पतले पतले लंबे तारों में खींच सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी लचीलापन, डक्टिलिटी। इंग्लिश में याद रखना है डक्टिलिटी, हिंदी में तो आप पहचान जाएंगे। तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है। और मैलिएबिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है? जिसको हम पीट के पतला करते हैं, जैसे एल्युमिनियम की शीट हो जाती है पतली पतली, है ना, लोहे को भी पतली शीट में बनाया जाता है, तो वो मैलिएबिलिटी होती है। आघात वर्धनता होती है। लेकिन डक्टिबिलिटी क्या होती है? जब पतले वायर में उसको खींचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेप्थलीन बॉल यूज टू रेपेल मोथ एंड इंसेक्ट इस ड्राइव फ्रॉम। कीट और कीट को दूर भगाने के लिए नेफ्थलीन बॉल का उपयोग किया जाता है। ये क्या है? ये कोलतार से बनी होती है नेफ्थलीन बॉल। कोल का ही एक रूप होता है कोलतार, और उसी से नेफ्थलीन बॉल जो है वो बनाई जाती हैं। और जो मॉथ, इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको भगाने के लिए इनका यूज़ करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है कोलतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशन विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनके अंत संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध को क्या कहा जाता है? वो होता है आपका बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, एनिमल हुज नंबर आर रिड्यूसिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटेंशन आर। जिन जानवरों की संख्या इस स्तर तक कम हो रही है कि वो विलुप्त होने का सामना भी वहाँ पर उनको करना पड़ सकता है। जैसे डायनासोर हैं, वो विलुप्त हो गए ना, तो उनको विलुप्त होने का सामना करना पड़ा। तो वैसे ही एनिमल्स आपके क्या कहलाते हैं? वो होते हैं आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज, लुप्तप्राय प्रजातियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 1 मिलियंथ ऑफ मीटर इज कॉल्ड। सिंपल सा है ये, 1 मिलियन हमारा क्या कहलाता है? माइक्रोमीटर कहलाता है, क्योंकि 10⁻⁶ में आ जाएगा। तो 1 मिलियंथ ऑफ मीटर इज माइक्रोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अ सेल विदाउट ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। बिना संगठित केंद्रक वाली कोशिका क्या कहलाती हैं? वो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो देखने को नहीं मिलता, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक हैं, और हमारे अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो केंद्रक है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन, जब कोशिका का विभाजन होता है तो पहले क्या होता है? देखिए, पहले जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर वो डिवाइड होता है, और उसके बाद जो हमारा सेल के अंदर जो द्रव भरा होता है साइटोप्लाज्म, वो डिवाइड होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद हमारा जो साइटोप्लाज्म है, कोशिकीय द्रव है, वो विभाजित होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। व्हेन इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पास, द बबल फॉर्म ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल आर एक्चुअली डैश गैस। जब इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोया जाता है और बिजली पास की जाती है, तो जो सकारात्मक, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उस पर जो बनने वाले बुलबुले होते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं? तो वो आपके ऑक्सीजन गैस के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर दूसरा पूछ रहा है कि जब निगेटिव टर्मिनल होता है, जो ऋणात्मक टर्मिनल है, उस पर जो बुलबुले बनते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं? तो वो आपके हाइड्रोजन के होते हैं। तो उसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, पॉजिटिव में ऑक्सीजन और निगेटिव में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। एक वस्तु पर आवेश है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही है शंकु और छड़ के बारे में, रोड्स और कोन्स के बारे में। जो हमारी ह्यूमन आई में जो नर्व्स सेल होते हैं, रोड्स और कोन्स, उनके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखिए, जो कोन्स होते हैं वो हमें कलरफुल चीज़ें, दिन के प्रकाश को देखने में मदद करते हैं। वो कौन सेल्स जो होते हैं आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ये यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो रोड्स होते हैं वो हमें अंधेरे में जब हम आंखें फैलाते हैं तब भी हमें दिखती है ना वस्तुएं, तो अंधेरे में देखने के लिए जो होते हैं वो रॉड सेल्स जिम्मेदार होते हैं। वो रॉड सेल्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं आपके किसके? डिम लाइट के प्रति। लेकिन जो कोन्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के प्रति। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। शंकु उज्ज्वल प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रेस्पेक्टिवली
एक कैमरा और एक साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाई गई छवि। देखिए जो कैमरा होता है उसमें नॉर्मली हमको रियल इमेज मिल जाती है, हमें स्क्रीन पर उसमें इमेज मिल जाती है, और जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें तो इमेज हमेशा क्या होती है, वो आपकी वर्चुअल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही होगा, वास्तविक और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ आवर ड्रेसिंग टेबल आवर लेफ्ट हैंड सीम टू बी राइट एंड राइट हैंड सीम टू बी लेफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम अपने ड्रेसिंग टेबल पर खड़े होते हैं तो हमारा दायां बायां बायां दायां दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं, पार्श्व परावर्तन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। इफ लाइट फॉल परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर, एक लाइट फॉल कर रही है परपेंडिकुलर प्लेन मिरर पर, देन व्हाट विल बी द एंगल इन विच इट विल बी रिफ्लेक्टेड। तो कौन से एंगल पर ये रिफ्लेक्ट करेगी, देखिए जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सीधी चली गई है, सीधी मतलब या तो 180 डिग्री या 0 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 180 डिग्री सीधी लाइन क्या होती है, वो 180 डिग्री भी तो बताती है, या फिर 0 डिग्री, 0 डिग्री ऑप्शन में है नहीं, तो 180 डिग्री यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो हेलिकॉमेट्स होता है वो कितने सालों बाद देखा जाता है, वो हर जो होता है 76 ईयर बाद उसको देखा जाता है हेलिकॉमेट को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। और हेलिकॉमेट मतलब धूमकेतु, जिसे हम कॉमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 181। देखिए यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, जल्दबाजी में डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया था, लेकिन ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। देखिए जो ये रिएक्शन है आपकी जो फेरिक ऑक्साइड है या फिर आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, इसकी जब एल्युमिनियम से रिएक्शन कराई, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टेड है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इस सॉल्यूशन में से आयरन जो है उसको अलग कर देगा और ये यहाँ से अपना एक अलग से सॉल्यूशन जो है वो बना लेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये क्या है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये विस्थापन प्रतिक्रिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ना कि ऑप्शन बी। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेंगे। द सॉल्यूशन टर्न रेड टू ब्लू, इट्स pH इज़ लाइकली टू बी। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH की संभावना होनी कितनी है, क्योंकि वो लाल को नीला कौन करते हैं, वो क्षारक करते हैं, बेस करते हैं, तो उनकी pH क्या होगा, 7 से अधिक मतलब 10 होने की संभावना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड आयरन एग शेल to give a gas that turn lime water milky, the solution contain। चूने के पानी को, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट की जो एग की शेल होती है, दूधिया बनाने वाली गैस बनाने के लिए एक खोल कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ प्रक्रिया कराई जाती है। वो उसकी जो ये एग का शेल है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, इसकी प्रतिक्रिया किसके साथ होती है, इसकी प्रतिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है, जिससे हमें लाइम वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसकी वजह से ही लाइम वाटर जो है वो मिल्की वहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। जंग लगने से अगर हमें कोई भी फ्राई पैन है उसको बचाने के लिए हम किस पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, हम उस पर ग्रीस भी लगा सकते हैं, पेंट भी लगा सकते हैं, जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो वाटर soluble, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। एक तत्व उच्च गलनांक वाला यौगिक देने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह यौगिक पानी में घुलनशील भी है। तत्व होने की संभावना यहाँ पर बतानी है, तो वो कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द बेसल इज ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड, इट मीन्स दैट। जब खाना हम पका रहे होते हैं तो बर्तन है उसकी जो तली होती है बाहर से काली हो जाती है, इसका मतलब क्या है, जो फ्यूल है वो कम्प्लीटली जला नहीं है, ईंधन पूरी तरह से जला नहीं है, वही इसका रीज़न होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईथेन है इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है आपका C2H6। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पर बने हैं। तो आप जब चेक करेंगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, तो यहाँ पर 7 कोवलेंट बॉन्ड बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, 7 सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको क्या क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट सब चाहिए होता है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू
टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए जो पायरुवेट है उसको जो टूटता है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होने के बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल जाती है, तो वो कहाँ पर टेक प्लेस होता है? वो हमारे सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होता है, कोशिका द्रव जो होता है उसके अंदर हमें ये अभिक्रिया देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारा ऊर्जा संग्रह वाला होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो तो प्लांट में होता है, केंद्रक नाभिक जिसके अंदर हमारा क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर जीन है। 190 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। कौन सा पादप हार्मोन है ये हमें बताना है। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये सेल को विभाजन, जो कोशिका होती है, सेल होता है, उसकी विभाजन में मदद करता है प्लांट के अंदर साइटोकाइनिन। ये तो प्लांट हार्मोन आपका होगा। इंसुलिन तो पैनक्रियास से रिलीज होता है। थायरॉक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड से हो गया। एस्ट्रोजन क्या हो गया? ये आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो गया। ठीक है। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। देखिए जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो यूनिट होती है उसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सिनैप बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, सिनैप। क्या बोलते हैं? सिनैप। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो लंबा से इस तरह से पतला सा दिखाई दे रहा है ये आपका एक्सॉन होता है। क्या होता है? एक्सॉन होता है। और ये जो पतले पतले इस तरह से आपको क्या इस तरह से ब्रोंकली की तरह ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। और इसमें भी क्या होता है? आपके न्यूरॉन में बीच में केंद्रक होता है। तो ये यहाँ पर जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में उसे हम सिनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंथर कंटेन। जो मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर का पार्ट होता है, फूलों का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसमें जो एंथर होता है, उस एंथर के अंदर क्या होते हैं? उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। देखिए जो प्लांट होता है उसमें ये लंबा सा इस तरह से फिलामेंट होता है, ये आपका एंथर होता है और इस एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, एंथर कंटेन पोलन ग्रेन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। जिनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग करते हैं वो आपके होमोलोगस सजातीय अंग होते हैं। जैसे हमारा हाम और कुत्ते का फोर लेग, ये क्या होते हैं? इनके स्ट्रक्चर सेम है लेकिन हमारा आर्म्स जो होता है सामान को उठाने के लिए, जबकि जो डॉग का फोर लेग होता है वो भागने के लिए। तो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। आवर टीथ और जो एनिमल का टक्स होता है, पोटैटो, ये जरूरी थोड़ी एनिमल में होगा, प्लांट में भी हो सकता है। पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास। तो ये सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव क्या है? होमोलोगस ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट द इमेज इज लाइकली टू बी। आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े हैं आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। तो वो हमेशा प्लेन मिरर में, जिस मिरर में हम रोज़ अपनी शीशे में फ़ोटो देखते हैं तो वो हमारा प्लेन मिरर होता है, या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। उसी में हमें जो इमेज है वो हमेशा इरेक्ट दिखेगी। देखिए इरेक्ट हमें कॉन्केव मिरर में भी दिख सकती है लेकिन वो पास आने पे दिखेगी। इसमें बोल रहा है कि जितनी भी हम दूर जाएंगे तब भी, तो उसमें आपका प्लेन या फिर कॉन्वेक्स मिरर ही यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग लेंस वुड यू प्रिफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन द डिक्शनरी। शब्दकोश में पाए जाने वाले जो छोटे अक्षर हैं उनको पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। देखिए उस केस में हमें बड़ा देखना है और बड़ा देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? उस केस में हम आपका कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वहाँ पर प्रयोग करेंगे। और पास पास में जाके देखेंगे तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कॉन्वेक्स लेंस का हम प्रयोग करेंगे और फोकल लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द कार। देखिए जो आगे की हेडलाइट होती है कार में, उनमें जो मिरर है वो कौन सा होता है? वहाँ पर हमें बड़ा देखना है और बड़ा देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर। जो शेविंग वगैरह में जो डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं वो भी कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। और जो आपके क्या होते हैं गाड़ियों में जो साइड में मिरर लगे होते हैं वो आपके कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें छोटा देखना होता है। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ अ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। नेत्रिका की जो फोकल दूरी है उसमें जो परिवर्तन होता है वो किस क्रिया के कारण होता है? वो हमारी सीलियरी मसल्स जो होती हैं उनकी वजह से होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। बहुत ही अच्छे से मैंने प्रैक्टिस सेट में इसको पूरा समझाया था कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला नहीं होगा। बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रिक पावर के जो हैं वो फॉर्मूले होंगे और कैसे होंगे पूरे मैंने आपको बताया था। तो आप प्रैक्टिस सेट जो 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है वहाँ पर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, और इसको भी मैंने प्रैक्टिस सेट 10 में पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है। तो यहाँ पर पावर कंज्यूम कितनी हुई है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है और उसमें जो पावर है वो 100 वाट की है। व्हेन इट इज़ ऑप्टेड ऑन कितने वोल्टेज? 110 वोल्टेज। तो उस केस में हमें पावर बतानी है। पूरा
अच्छे से मैंने आपको सॉल्व करके बताया था प्रैक्टिस सेट 10 में। यहाँ पर आंसर कितना होगा, 25 वॉट की जो है वो यहाँ पर पावर होगी। आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, V² अपॉन R। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए पावर हमें पता है 100 है, V का स्क्वायर 220 का हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो निकालेंगे, और उसको यूज़ करते हुए हम क्या बता देंगे, फिर से जो है दूसरे फॉर्मूले में यूज़ करके हम पावर बता देंगे। तो 25 जो वॉट की पावर है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट अ फूड चेन, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है। देखिए ग्रास को खाएगी बकरी गोट, और गोट को खाएगा ह्यूमन। तो ये पूरी एक जो है आपकी प्रॉपर चैन बन रही है, फूड श्रृंखला बननी है। बाकी घास गेहूँ आम ये कोई श्रृंखला यहाँ पर नहीं है, ग्रास फिश गोट ये कोई श्रृंखला नहीं है। श्रृंखला यहाँ पर जो फूड चेन बन रही है वो ऑप्शन नंबर बी में बन रही है, ग्रास फिर बकरी, और बकरी से ह्यूमन हो जाएगा, मानव हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, काफ़ी जल्दी हमने कवर अप करे क्योंकि सारे कर रखे हैं प्रैक्टिस सेट में, सिर्फ एक रिवीजन था ताकि माइंड में परमानेंट सेट हो जाए। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।